हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। सिंपल सी बात है, क्या समझ में आ रहा है, ये अपना स्टमक में हो रहा होगा। और एडिनोकार्सिनोमा मतलब क्या, उसके जो अपने ग्लैंडुलर पार्ट होगा ना, उसका कैंसर है गैस्ट्रो एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है ना। जिसको अपन लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ेंगे जोड़ के। देखो मेजरली इसमें क्या याद करना है आपको, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मेनली याद करना है। ये लॉरेंट क्लासिफिकेशन को थोड़ा ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन मेन है, तो क्लासिफिकेशन, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर और ये। और अगर इन छोटे छोटे चीज़ों को याद कर लिए तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट ये तीन चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन क्या है इसका बेसिकली, ये स्टमक है वो पूरा ग्लैंड से भरा हुआ है, तो उसी में जब कैंसर होगा तो कौन सा कैंसर कहलाएगा, एडिनोकार्सिनोमा। तो ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कंडीशन है स्टमक का। ठीक है ना। लगभग जो स्टमक में जितने भी कैंसर हो रहे हैं उसमें एडिनोकार्सिनोमा 90% चांस, 90% कैंसर का प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स ही बहुत ज़्यादा है, तो जो कैंसर होगा वो ग्लैंड्स का ही होगा, इसलिए मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा ही पाया जाता है। एपिडेमियोलॉजी ऑलमोस्ट उसी की तरह है, क्या बोलते हैं, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरह। इसमें क्या, फोर्थ से सिक्स्थ डिकेड में पाया जाता है और मेल में ज़्यादा पाया जाता है, सिंपल। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग सा है, जापान में दिख रहा होता है, मोर कॉमन इन जापान। ठीक है ना। इसके लिए मैं कुछ टेक्निक बना रहा हूँ क्योंकि कुछ याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसको भूल सकते हैं। याद आपको मेनली क्लासिफिकेशन, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और लॉरेंट क्लासिफिकेशन करना है। तो चलो, इंट्रोडक्शन क्या हुआ बेसिकली, अपना ग्लैंड से बढ़ा हुआ है तो इसलिए ज़्यादातर चांसेस क्या है, एडिनोकार्सिनोमा। कितना परसेंट, 90% ऑफ ऑल गैस्ट्रिक कैंसर इज एडिनोकार्सिनोमा, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं कि ये किन किन जगहों पे होता है वो देखते हैं। ठीक है ना। कि अच्छा चलो चलो पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर देखते हैं, और फैक्टर जो रिस्क घटाते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्क बढ़ाते हैं उनको अपन लोग बोल रहे हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, और ऐसे फैक्टर्स जो रिस्क घटाते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं रिस्क मतलब डिक्रीज करने वाले। तो देखो इसमें कौन सा है, ए बी सी डी आता है ना आपको, तो वही है ए बी सी डी। ए फॉर एस्पिरिन, बी को अपन लोग वी कर दिए यहाँ पे, तो विटामिन ए एंड सी फॉर कैल्शियम, और डी फॉर ऐसे फ्रेश डाइट एकदम। ठीक है ना। तो ए बी सी डी, ए फॉर एस्पिरिन, बी फॉर विटामिन बी ए एंड सी फॉर कैल्शियम एंड डी फॉर डाइट। तो अब किस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर देखते हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बेसिकली तीन ग्रुप्स में आते हैं, एक डाइटरी फैक्टर्स, एक होस्ट में खाना क्या खा रहा है उस बेसिस पे, आदमी कैसा है जनरल होस्ट फैक्टर, उसके अंदर क्या क्या इन्वायरमेंट है उस बेसिस पे, और उसका जो जीन है जेनेटिक फैक्टर्स, उन तीन चीज़ को देखा जा रहा है। तो देखो डाइटरी फैक्टर्स के बेसिस पे बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप खराब खाना खा रहे होगे ना, ये बासी खाना खाओगे तो खराब होगा, जैसे कि स्मोक्ड फूड, सॉल्टेड फूड, पिकल्ड फूड, या फूड कंटेनिंग नाइट्राइट, जिसमें भी आप लोग पुराने खाने को स्टोर करने की कोशिश करते हैं फिर वो खाना खाते हैं ना, उससे चांसेस ज़्यादा होता है, जैसे कि स्मोक्ड, सॉल्टेड, पिकल्ड और नाइट्राइट्स, जिनमें नाइट्राइट का प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनसफिशियंट कंजम्पशन, अब देखो बासी खाना ज़्यादा खा रहे हैं और अच्छा खाना कम खा रहे हैं, मतलब इनसफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, सिंपल। तो डाइटरी फैक्टर तो आसान है याद करना। होस्ट फैक्टर पे जाते हैं, तो होस्ट फैक्टर को दो पार्ट में बांटे। पहले होस्ट को बीमार करते हैं, फिर अपन लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। तो बीमार करेंगे तो देखो एक डिजीज़ का नाम है मेनेंट्रियस डिजीज़, ये आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, मेनेंट्रियस डिजीज। दूसरा एडिनोकार्सिनोमा है ना, एडिनोकार्सिनोमा क्या हो गया, मेलिग्नेंट कंडीशन। तो उसके पहले एक बेनाइन कंडीशन होगा ना, वो बेनाइन कंडीशन का नाम क्या है, गैस्ट्रिक एडिनोमा, सिंपल। तो एडिनोमा से एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होता है, तो प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोमा। अगर एडिनोमा होगा तो चांस है ये एडिनोकार्सिनोमा भी हो जाए। और तीसरा, ये तो सब जगह ही आ जाता है, एच पाइलोरी। और अगर बहुत दिन से इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसको ऐसे बार बार म्यूकोसल एट्रोफी चेंजेस आएंगे म्यूकोसा में, तो चांसेस है कि वहाँ पे मेटाप्लेसिया होकर कार्सिनोमा होने के चांसेस है, सिंपल। तो ये अपना हो गया क्या, होस्ट को बीमार किए, कैसे बीमार किए, एक तो डिजीज़ का नाम था मेनेंट्रियस डिजीज, दूसरा क्या उसका इनिशियल स्टेज प्रेजेंट होना मतलब क्या, गैस्ट्रिक एडिनोमा हो जाना, और एच पाइलोरी और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। तो उसको बीमारी हो रखा था तो उसको ठीक करने के लिए अपन लोग ट्रीटमेंट दिए, तो उस वजह से भी हो सकता है, जैसे पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी किए ना, तो क्या होता है जो अपना बाइल का कंटेंट होता है हो सकता है जो इंटेस्टाइन से इसमें वापस रिफ्लेक्स होने का चांस है, और यहाँ पे फिर इरिटेशन कराता है। तो वही पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, जिसको आधा, मैंने देखो ये आधा सा वो बनाया स्टमक, क्यों, क्योंकि काट दिए आधा अपन लोग। तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के कारण रिफ्लेक्स ऑफ इरिटेंट बिलियरी कंटेंट हो रहा है, तो चांसेस बढ़ जाता है। तो ये अपना हो गया होस्ट फैक्टर, एक बीमार करो फिर उसका ट्रीटमेंट करो। फिर अपना आता है जेनेटिक फैक्टर, तो उसमें एक होता है ब्लड ग्रुप ए, पता नहीं क्यों रिस्पॉन्सिबल है, पर ब्लड ग्रुप ए वालों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए, और दो टाइप के कैंसर, एक फैमिलियल जीन को जो अफेक्ट कर रहा हो, और एक स्पोरेडिक, जिसका मतलब जो इनहेरेंट वाले कैंसर हो वो, और स्पोरेडिक वाले। तो देखो फैमिलियल में कौन आता है, देखो सी डी एच, ये जो अपना सी डी एच है ना, बेसिकली सी डी एच जीन, छवि ध्रुव से याद कर लो, छवि ध्रुव सी डी एच। तो देखो सी डी एच जो है ये बेसिकली प्रोड्यूस करा रहा है क्या, ई कैथरीन, और नाम ही समझ में आ रहा है ई कैथरीन क्या कराता है,
इंटरसेलुलर एडेशन कराता है, ठीक है ना। एथेरिन नाम ही एथेरिन है, तो ये जो आता है इंटरसेलुलर एडेशन करवा रहा है। लेकिन अगर CDH का म्यूटेशन हो गया, छवि ध्रुव नहीं रहे वैसे, तो इनका एक एथेरिन वो नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो ये अपना यहाँ पे एडिशन बचा नहीं, तो क्या डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर हो जाएगा, इधर उधर फैलने वाला, समझे। तो ये हो गया फैमिलियर गैस्ट्रिक कैंसर, किस वजह से हो रहा है, CDH1 के म्यूटेशन की वजह से। फिर अपना आता है स्पोरेडिक, तो स्पोरेडिक का कोई कारण नहीं होता है, बस किसी कारण से हो गया ये अपना। और किन में म्यूटेशन पाया जा रहा है, जैसे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कैंटिनिन था ना, तो बीटा कैंटिनिन, वहाँ पे भी TGF बीटा था, तो यहाँ पे भी TGF बीटा है। और दो याद करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, हाइपर मिथाइलेशन ऑफ बैक्स और हाइपर मिथाइलेशन ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर IGF-2R, सिंपल। तो ये अपना होता है जेनेटिक फैक्टर। सो देखो, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में आप लोगों ने 3 पार्ट में बांटा, एक डाइटरी फैक्टर्स, फिर एक होस्ट फैक्टर्स, और फिर एक जेनेटिक फैक्टर्स। तो डाइटरी फैक्टर्स में आप लोग बासी खाना खा रहे हैं अल्टीमेटली, तो इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ सॉल्टेड एंड स्मोक्ड फूड्स, पिकल्ड और नाइट्राइट कंटेनिंग। और ख़राब कम खा रहे हैं फ्रेश, तो फ्रेश वेजिटेबल कम खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स कम खा रहे हैं। होस्ट में आप लोग बीमारी किए, उसका ट्रीटमेंट किए, बीमारी के नाम पे गैस्ट्रिक एडिनोमा दे दो, मेनिंट्रियस डिजीज दे दो, H. pylori दे दो, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस दे दो। और ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, जिसकी वजह से रिफ्लक्स होगा बिलियरी कंटेंट का, तो इरिटेशन की वजह से फिर एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। जेनेटिक में ब्लड ग्रुप है, फैमिलियल अपना ब्लड कैंसर हो सकता है। फैमिलियल कैंसर में कौन है बेसिकली, छवि ध्रुव CDH। और तीसरा क्या है, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक में बेसिकली एक तो अपने को पता है बीटा कैंटिनिन, अभी आगे जाके देखेंगे भी इसको। इसके अलावा TGF तो आता है, और बैक्स, और एक याद करना है आपको, बैक्स और TGF से याद कर लो IGF, सिंपल। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हुआ। तो जो फैक्टर घटाते थे रिस्क, वो कौन थे, ABCD, एस्पिरिन, विटामिन A और C से क्या हो गया कैल्शियम, और D से अपना क्या हो गया डाइट। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर तो आप लोग पढ़ लिए 3 ग्रुप में बांट के। अब देखो ये कहाँ कहाँ डेवलप होता है वो देखते हैं। तो इसका जो साइट है ना, ये देखो 4 3 2 1 मैंने ये बनाया ना, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरी। तो जहाँ जहाँ एसिड पहुँच रहा होगा ना ज़्यादा, वहाँ पे तो यहाँ पे एसिड सिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा एसिड है। तो देखो यहाँ पे अल्टीमेट सारा एसिड आके यहाँ पे इकट्ठा होता होगा, तो देखो सबसे ज़्यादा पहले यहाँ चांस है, फिर 3 पे चांस है, देखो 2 पे कम चांस है कैंसर होने का, 1 पे चांस है, तो 4 3 1 2 ऐसा है, ठीक है ना। तो इसलिए पाइलोरस, बॉडी, कार्डिया, फंडस, ठीक है ना। फंडस को लास्ट में रखना है क्योंकि वो साइड में, तो वहाँ पे कम एसिड आता हुआ, इस एरिया में ज़्यादा आता है। और अगर आप लोग देखें कर्वेचर में, तो इस वाले कर्वेचर पे ज़्यादा है, लेस कर्वेचर पे। तो अगर दोनों को आप लोग जोड़े तो नेट नेट टोटल मोस्ट फेवर्ड साइड कौन सा पाया जाएगा, लेसर कर्वेचर वाला, वो भी पाइलोरस के पास, मतलब कि लेसर कर्वेचर इन एंटेरोपाइलोरिक कर्वेचर, एंटेरोपाइलोरिक रीजन, ठीक है। तो अपन लोग ने इसमें बांटा, तो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंस है, पहले सबसे ज़्यादा यहाँ, उससे कम यहाँ, इससे कम इससे यहाँ, और यहाँ पे ज़्यादा। तो दोनों को जोड़ के अपन लोग ने क्या बता दिया कि इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा एडेनोकार्सिनोमा हो रहा होगा। ये कौन सा रीजन है, लेसर कर्वेचर इन एंटेरोपाइलोरिक रीजन। चलो, तो ये अपना साइट हो गया। इसके अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो क्लिनिकल फीचर्स जो होता है इसका, उसको अच्छा क्लिनिकल फीचर्स H. pylori एसोसिएशन स्प्रेड को लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में अपन लोग ना 3 पार्ट में, 3 बेसिस इसका है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, लेयर्स बनाया है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, तो कितना दूर तक अंदर तक ट्यूमर गया है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा, वो दिखता कैसा है, जब वो ग्रोथ कर लिया तो मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ उसका कैसा दिख रहा होगा ट्यूमर का, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। और तीसरा, हिस्टोलॉजिकली वो कैसा दिखता होगा, जिसको अपन लोग कौन सा क्लासिफिकेशन कहते हैं, लॉरेंट क्लासिफिकेशन, सिंपल। तो देखो इसका क्लासिफिकेशन किए तो अपना 3 हुआ, एक तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बेसिस पे, एक मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे, और एक हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बेसिस पे 2 है, एक अर्ली स्टेज है और एक लेट स्टेज है। तो अर्ली स्टेज को क्या कहेंगे, अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, और लेट को क्या कहेंगे, एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, सिंपल। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, डायग्राम देखो, डायग्राम में कहाँ कैंसर बस यहाँ तक जा रहा है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो कैंसर इज लिमिटेड टू म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ठीक है ना। अभी इतना तक ही रुक जा रहा है तो जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाता है, मतलब क्या, इसका जो सर्वाइवल रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, ये याद मत करो, बस देख लो। और इसका प्रोग्नोसिस मतलब इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाता है। जबकि एडवांस वाला जो है इसमें देखो पूरा नीचे तक जा चुका है कार्सिनोमा, मतलब क्या, कैंसर एक्सटेंड बिलो सब म्यूकोसा डीप इनटू मस्कुलरिस और बियॉन्ड, उसके नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए इसको ठीक होने में दिक्कत आएगी। तो इसका सर्वाइवल रेट भी कम है, इसका 99% तक था, जबकि इसका 5 से 10% ही रह गया। इसका ट्रीटमेंट भी खराब होगा। तो एक क्लासिफिकेशन में है, कौन से बेसिस पे था, डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बेसिस पे। डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बेसिस पे अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो कि थोड़ा सा ही दूर तक गया, म्यूकोसा तक, जबकि एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मस्कुलरिस तक गया।
दूसरा पार्ट है अपना उसका ग्रोथ पैटर्न कैसा दिख रहा है। तो ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे इन्हीं को फर्दर बांटा गया है कि अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कैसे कैसा दिख रहा होगा उसका ट्यूमर उस बेसिस पे, और लेट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का ट्यूमर कैसा कैसा दिख रहा होगा उस बेसिस पे, ठीक है ना। तो देखो अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में टोटल 3 पैटर्न दिखता है। पहला पैटर्न जिसमें जैसे मान लो ये है ना अपना लेयर है, नॉर्मल लेयर, तो जो ट्यूमर है अगर उठा हुआ दिख रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे एक्सोफिटिक या फिर पॉलीपॉइड ग्रोथ, ठीक है। दूसरा जिसमें से चपटा हुआ दिख रहा है, चपटा हुआ, तो उसको अपन लोग बोलेंगे फ्लैट या फिर डिप्रेस्ड ग्रोथ। और तीसरा जिसमें से गड्ढा टाइप का दिख रहा है ट्यूमर, तो उसको अपन लोग बोलेंगे एक्सकावेटेड। तो पहले एटलीस्ट इन 3 नाम को याद कर लो। तो ये क्या है, एक्सोफिटिक या फिर पॉलीपॉइड। एक्सोफिटिक मतलब बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सोफिटिक या फिर पॉलीपॉइड, ये तो पता है ना, ये पॉलिप्स की तरह, तो पॉलीपॉइड बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। दूसरा फ्लैट या फिर डिप्रेस, थोड़ा सा दबा ही हुआ है। और तीसरा ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे क्रेन ने खोद दिया, एक्सकावेशन हो गया, तो एक्सकावेटेड। 3 टाइप है। तो फ्लैट में भी अब उसके भी जैसे ये टाइप 1 हो गया, ये पैटर्न 1, टाइप 2 हो गया, ये टाइप 3 हो गया। तो 2 में भी ए बी सी होता है। तो ए मतलब क्या, थोड़ा सा फ्लैट में भी हल्का सा उठा हुआ, हल्का सा और फ्लैट, हल्का सा डिप्रेस, तो एलिवेटेड, फ्लैट और डिप्रेस्ड और आता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, बस दबाना उठाना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। उसके बाद अपन लोग देखते हैं एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का नाम बस याद कर लो, पॉलीपॉइड, फंजिएटिंग, अल्सरेटिव नाम है इसको। जरूरी क्या है इसका, इनफिल्ट्रेटिव। इनफिल्ट्रेटिव क्या होता है, ये सबसे खतरनाक है। सीरस कार्सिनोमा अपन लोग ये इसका पैटर्न पढ़ के हुए हैं हिस्टोलॉजी में, किसके, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें बेसिकली क्या होता है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये देखो, उसको देखो, जैसे मान लो ये नॉर्मल स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंसिव डिस्मोप्लीसिया हो गया, मतलब बहुत सारा फाइबर बन गया है। तो बहुत सारा फाइबर बनने के कारण इसका जो अपीयरेंस होता है ना, वो ऐसा दिखता है कि लेदर बॉटल हो गया, ये पूरे लेदर का बन गया है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं लिंटिस प्लास्टिका, लिंटिस प्लास्टिका, ठीक है, समझे। और ये इसमें फाइबर का डिपोजिशन के कारण ल्यूमन नैरो हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपना जो मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे ना अपन लोग ने दो, वही अर्ली और लेट को ही पैटर्न्स में बांटा। इसके 4 पैटर्न्स थे, इसके 3 पैटर्न्स, इसके 4 पैटर्न्स है। 3 पैटर्न्स कौन कौन से हैं, उठा हुआ मतलब एक्सोफिटिक, फ्लैट मतलब फ्लैट या फिर डिप्रेस, और खुदा हुआ मतलब एक्सेवेटेड। और अपना इसमें बेसिकली फ्लैट में 3 पार्ट है, 2A, 2B, 2C। ए मतलब क्या एलिवेटेड, बी मतलब क्या फ्लैट, और सी मतलब क्या डिप्रेस। सिंपल। एडवांस में तो ये तो याद कर सकते हो, पॉलीपॉइड, फंजिएटिव, अल्सरेटिव। याद करने वाला जरूरी क्या है, इनफिल्ट्रेटिव, जिसको अपन लोग बोलते हैं सीरस कार्सिनोमा, क्योंकि फाइबर्स बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो एक्सटेंसिव डिस्मोप्लेशिया हो गया, जिसके कारण ल्यूमन नैरो हो गया, और इस कंडीशन को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, लिंटिस प्लास्टिका, ठीक है ना। अपने हिसाब से पूरा मॉडिफाई हो जा रहा है ल्यूमन, इसलिए लिंटिस प्लास्टिका कहते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है क्या, अपना हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम होता है लॉरेन क्लासिफिकेशन। तो देखो, लॉरेन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली लॉरेन क्लासिफिकेशन में इंटेस्टाइनल टाइप्स दिख रहा होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक तो इंटेस्टाइन की तरह दिख रहा है, तो इंटेस्टाइनल टाइप, और स्टमक का टाइप दिख रहा है तो डिफ्यूज टाइप, सिंपल। तो देखो इंटेस्टाइनल टाइप वाले में क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें जो अपना जो सेल्स है ना, वो इंटेस्टाइन के जो कार्सिनोमा उसकी तरह रिजेंबल करने लग जाते हैं। तो देखो इसका म्यूटेशन भी वैसा ही है, लॉस ऑफ फंक्शन वाला म्यूटेशन ऑफ एपीसी जीन, ठीक है ना। और अपना गेन ऑफ फंक्शन, इसको अपन लोग जब वो पढ़ेंगे ना कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, तो ये वाला पार्ट और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लॉस ऑफ फंक्शन किसका हो रहा है, ए वाले पार्ट का, एपीसी जीन का, जबकि गेन किसका हो रहा है, बी वाले पार्ट का, मतलब बीटा कैंटिनिन का गेन हो रहा है। उन दोनों की वजह से बेसिकली कैंसर हो रहा है। तो जब ये बीटा कैंटिन का गेन ऑफ फंक्शन होता है ना, तो इसकी वजह से इसके पास पावर आ जाता है इंटेस्टाइन वाला, तो इंटेस्टाइन की तरह दिखने लग जाता है। तो ट्यूमर रिजेंबल्स कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा, सिंपल, ठीक है ना। और एपीसी लॉस होने की वजह से जो अपना म्यूसिन वैक्यूल्स है वो एपेक्स की तरफ आ जाते हैं, तो एपिकल म्यूसिन वैक्यूल बन जाते हैं। तो नेट क्या हुआ इसमें, समझने की क्या बात है, हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो जो अपन लोग देखेंगे ना ट्यूमर, वो ट्यूमर किस तरह दिख रहा है। अगर वो इंटेस्टाइन के ट्यूमर की तरह दिख रहा है तो इंटेस्टाइनल टाइप, और अगर फैला हुआ दिख रहा है तो डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टाइनल में 2 म्यूटेशन हो रहा है, एक लॉस ऑफ फंक्शन और एक गेन ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन किस चीज़ का हो रहा है, एपिकल वाला, एपीसी, जिसके कारण एपिकल म्यूसिन वैक्यूल दिख रहा है, और गेन ऑफ फंक्शन बीटा कैंटिनिन वाला हो रहा है, जिसकी वजह से वो कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा की तरह दिख रहा है। डिफ्यूज टाइप में अपना क्या हो रहा है, बेसिकली छवि ध्रुव जीन जो अपन लोग पढ़ के आए थे ना, अपन यहाँ पे उसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखो वही लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ छवि ध्रुव जीन, CDH1 जीन, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्रस साइटोप्लाज्म, ये सब म्यूसिन का वैक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है, और न्यूक्लियस साइड में दब जाता है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करना है आपको, वो क्या है, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, ये बहुत जरूरी है, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। तो ये अपना हो गया हिस्टोलॉजिकल क्लास, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और लॉरेन क्लासिफिकेशन को, पर इतना ही समझ लो। तो क्लासिफिकेशन में अपन लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, डेप्थ ऑफ इन्वेजन,
मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ और हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डेप्थ में अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। मैक्रोस्कोपिक में अपन लोग अर्ली को 3-4 पैटर्न पढ़े और एडवांस में 4 पैटर्न। इसमें सबसे ज़रूरी क्या था, लिंटेस प्लास्टिका। इसमें अपना फ्लैट या फिर डिप्रेस वाले में 3 पार्ट है, एलिवेटेड, फ्लैट और डिप्रेस्ड। और लॉरेंट क्लासिफिकेशन वाले में क्या है, इंटेस्टाइनल टाइप और डिफ्यूज टाइप। तो देखो लॉरेंट क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखो इंटेस्टाइनल टाइप और डिफ्यूज टाइप। तो इंटेस्टाइनल टाइप, अब ये कुछ रटवाने वाला पार्ट है, वो रटवाता हूँ मैं। तो देखो एज क्या होती है बेसिकली, ये 55 साल वाले जैसे देखो ये स्टमक में दिखा रहे हैं डिफ्यूज वाले, जबकि इसके आगे जाएंगे तो इंटेस्टाइन आएगा, तो इसमें एज भी ज़्यादा है, तो 55 ईयर्स में पाया जाता है, जबकि 48 ईयर्स का कॉमन एज है। मेल फीमेल रेशियोज़ का क्या है, ये सब में पाया जाएगा। डिफ्यूज मतलब हर जगह कहीं भी, तो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, जबकि इंटेस्टाइन बड़ा मेल का है, तो इसलिए अपन लोग 2:1 से मेल को याद कर सकते हैं। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये फ्रीक्वेंटली उसी की कंडीशन, जबकि इसका कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फीचर देखें तो इसका एक्सोफिटिक ग्रोथ है, ये अपन लोग पढ़ के आए ना, ये देखो यहाँ पे एक्सोफिटिक ग्रोथ, ये वाला एक्सोफिटिक ग्रोथ। तो इसका ग्रोथ कैसा होता है, एक्सोफिटिक या फिर फंजिएटिंग, कुछ भी हो सकता है। और इसका कैसा ग्रोथ है, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव या फिर अल्सरेटिव, जो अपन लोग पैटर्न पढ़ के आए। तो वो इन्फिल्ट्रेटिव वाला ही पार्ट को तो क्या बोलते हैं अपन लोग, लिंटेस प्लास्टिका, सिंपल। अब माइक्रोस्कोपी में अपन लोग क्या दिख रहा होगा, देखो रटवाने वाला पार्ट है ये, लॉरेंट क्लासिफिकेशन समझ रहा हूँ, पर चलो जितना समझ में आए। ये तो एक 3 चीज़ एक अलग से पढ़ लो, और ये 2 चीज़ को अलग से पढ़ लो। एज, जेंडर और गैस्ट्राइटिस से एसोसिएशन, ये सब इसको फेवर कर रहा होगा, किसको, इंटेस्टाइनल टाइप को। मतलब इसमें 55 साल भी है, 2:1 भी है, फ्रीक्वेंटली भी है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपी देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सोफिटिक और फंजिएटिंग, जबकि इसमें एक्सोफिटिक और फंजिएटिंग है। जो नीचे वाला पार्ट है वो उसमें आ रहा है, जैसे कि अल्सरेटिव और डिफ्यूजली इंटरमेट। जो अपन लोगों ने ना बेसिकली एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वाला है ना, उसमें स्टार्टिंग के 2 पैटर्न को उसमें डाल दो इंटेस्टाइनल में, और लास्ट के 2 पैटर्न को किस में डाल दो, डिफ्यूज वाले में। और मैक्रोस्कोपी अगर देखें तो ग्लैंड यहाँ पे बेसिकली कॉलमनार एपिथेलियम बनाते हैं। तो ऐसा लगता है ग्लैंड नॉर्मली कैसा होना चाहिए था, स्क्वामस टाइप का या फिर क्यूबॉइडल टाइप का होना चाहिए था, बेसिकली वो कैसा बन जाता है, कॉलमनार। तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लीशियस हो कर रहा है, उसमें म्यूसिन प्रोडक्शन हो रहा है, और इसमें वही चीज़ को बता रहा है, इन्फिल्ट्रेटिव नॉन कोहेसिव ग्रोथ। याद करने वाला क्या है, सिग्नेट रिंग सेल्स। सिग्नेट रिंग सेल्स क्यों बन रहा है, ये बहुत जरूरी है। सिग्नेट रिंग सेल्स क्यों बन रहा है, क्योंकि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक म्यूसिन वैक्यूल्स बहुत बन गया, तो न्यूक्लियस साइड में पेरिफेरी में दब गया, सिंपल। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, ये उसका लॉरेंट क्लासिफिकेशन, जिसको अपन लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा। ऊपर वाले में अपन लोग उसका एपिडेमोलॉजी मतलब एज, जेंडर और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पढ़े, फिर माइक्रोस्कोपी पढ़े और माइक्रोस्कोपी पढ़े। नेट जो छोटे मोटे पॉइंट्स है वो डिस्कस करके फिर एक नेट रिवीजन देखते हैं क्या होता है। तो देखो साइड तो अपन लोग पढ़ लिए थे कि इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होता था। क्लिनिकल फीचर क्या है, तो देखो जहाँ जहाँ लाल बना रहा हूँ ना उसको देखते चलो। ये उल्टी हो जाएगा तो वॉमिटिंग, यहाँ से मतलब क्या, कार्डियक एंड का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे कैंसर होता है, तो आप लोग खाना नहीं खा पाएंगे, जलन होने लग जाएगी ना, तो डिस्फेजिया। ये वाला पार्ट अगर इन्वॉल्व हुआ तो खाना बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब क्या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम दिख जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। और अपना फिर उसके बाद क्या दिखता है, अगर पेट में ही रह जाता है खाना तो एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया और ब्लड लॉस, मतलब जहाँ पे भी कैंसर डेवलप हो रहा है। यहाँ से तो वॉमिटिंग करा दिया, ठीक है, यहाँ पे हुआ तो खाना अंदर ही नहीं आने देगा, मतलब डिस्फेजिया। अगर यहाँ पे होगा तो अंदर नहीं जाने देगा खाने को, मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। और अगर इन जगह पे हुआ तो अलग अलग सिम्टम्स, जैसे एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया और ब्लड लॉस, सिंपल। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, सुन लो बस। हाँ, स्प्रेड में एक चीज़ बताऊँगा, उनको सुन लेना। डाइट स्प्रेड कहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है, अपने लेयर्स में ही, सिरोसा या फिर मस्कुलरिस में। लिम्फेटिक स्प्रेड याद करना सीखो, ये ज़रूरी है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आपका सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका, उस वाले साइन को क्या बोलते हैं बेसिकली, अपना विरकोज लिम्फ नोड कहते हैं इसको। अगर उस जगह मेटास्टेसिस हो रहा है तो इस साइन को बोलते हैं ट्रॉसियर साइंस, ठीक है। फिर अपना होता है क्या, यहाँ पे लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहा है तो कौन सा, इसको बोलते हैं आयरिस नोड, ठीक है ना। और अगर अपन लोग पेरी अम्बलाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले देखो टॉय से याद कर लो। देखो टॉय वर्ल्ड जानते हो ना, तो देखो अपना पूरा दुनिया जो है वो टॉय का बना है, ठीक है, टॉय वर्ल्ड। तो टॉय से अपन लोग याद कर सकते हैं ट्रॉसियर साइन, सबसे पहले ट्रॉसियर है। उसके नीचे आते जाओ तो नीचे अपना पहले क्लेविकल था, क्लेविकल के नीचे एक्जिला आया। तो एक्जिला क्या है, कंट्री है। पहले वर्ल्ड से चालू किया, टॉय वर्ल्ड है ना, तो उसके नीचे आया, तो नीचे आया तो अपने क्या था, कंट्री कौन सा, आयरलैंड। तो ये नोड कौन सा हो गया, आयरिस नोड। और उसके अब वर्ल्ड के अंदर कंट्री था, और कंट्री के अंदर कौन रहती है, सिस्टर। तो ये सिस्टर, तो सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, सिंपल। ये पेरी अम्बलाइकल, अपने अम्बलाइकल के अराउंड। गंदा था पर एटलीस्ट कुछ समझने के लिए है। चलो, और अपना ट्रांससिलोमिक स्प्रेड कैसे हो रहा है, मतलब ओवरी में चला जा रहा है सीलोम के थ्रू, उसको अपन लोग बोलेंगे कुरकनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। तो नेट ये पढ़े अपन लोग। इसको वो एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर लेना चाहे ना अपन लोग, तो क्या हो रहा है देखो, समझो।
गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो रहा है ना। इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि अपना नॉर्मल अपना जो पूरा स्टमक है उसमें पूरा ही हर जगह ग्लैंड्स भरे पड़े हैं, तो पूरा ग्लैंड्स भरे पड़े हैं तो इसलिए एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा है। तो 90% ऑफ ऑल कार्सिनोमा क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा। इसकी एपिडेमियोलॉजी सिमिलर टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, मतलब 4 to 6 डिकेड और मेल में याद होगा। और बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने का क्या है, जापान में, क्योंकि वहाँ पे स्पाइस्ड और वो सॉल्टेड फूड जाने का खाने का रिवाज है। फैक्टर्स में जो जो इसको बचाता था, जिसका रिस्क घटाता था अपने कार्सिनोमा का, उसको ABCD के से याद करना। ए फॉर क्या हो जाता है, एस्पिरिन। बी से विटामिन ए और सी याद कर सकते हैं। सी से अपना कैल्शियम और डी से अपना डाइट याद कर लिए। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को 3 ग्रुप में बांटे थे, खाने वाला फैक्टर, होस्ट का फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर। खाने वाले फैक्टर में क्या था, जो अपने को बासी खाना नहीं खाना था। अगर बासी खाना ज़्यादा खाए मतलब क्या, सॉल्टेड, स्मोक्ड, पिकल्ड आइटम्स और नाइट्राइट वाली चीज़। और प्योर खाना को कम खा रहे हैं, सिंपल सी बात है, मतलब जो फ्रेश खाना है। होस्ट फैक्टर में पहले उसको बीमार करो, उसका ट्रीटमेंट करो। बीमार मतलब मेनिंट्रियल डिजीज, गैस्ट्रिक एडिनोमा, एच पाइलोरी, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। और ठीक कैसे किए, बाई अपना पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। जेनेटिक फैक्टर्स में एक तो ब्लड ग्रुप को ले आओ, एक अपना फैमिली से एसोसिएटेड मतलब छवि ध्रुव जीन का इस्तेमाल करो। वो बेसिकली ई के एडेनिन बनाते थे तो जोड़ के रखता था, अपना एडिशन क्या था, तो इसमें म्यूटेशन हो गया तो अपना जोड़ के नहीं रखेगा तो डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर हो गया। और तीसरा फैमिलियल पढ़ लिया तो स्पोरेडिक, तो स्पोरेडिक में अपना एक तो आता है बीटा कैंटिनिन और उसके अलावा क्या है, TGF वाला। तो TGF से अपना IGF जोड़ लो और एक बॉक्स है तो बैक्स, सिंपल। इसमें कुछ कुछ मैं रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करूँ। अब क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन सिंपल सी बात है, एक अपना कितना म्यूकोसा का लेयर इन्वॉल्व हो रहा है उस बेसिस पे, डेप्थ ऑफ इन्वेजन है बेसिकली। और जब वो इन्वॉल्व हो गया तो कैसा दिखता है ट्यूमर उस बेसिस पे, मतलब मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे। और एक अपना होता है हिस्टोलॉजी के बेसिस पे। तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बेसिस पे अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज होता है। तो अर्ली स्टेज जो होता है वो लिमिटेड टू म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होगा, जबकि जो लेट स्टेज होगा वो क्या बेसिकली मस्कुलराइज तक चला गया। इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, इसका प्रोग्नोसिस खराब होगा। मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे अपना तीन चार पैटर्न दिख रहा होगा। तो अर्ली में 3 पैटर्न क्या दिख रहे हैं, एक तो उठा हुआ मतलब एक्सोफिटिक या फिर पॉलीपॉइड जिसका दूसरा नाम होता है, दूसरा फ्लैट या फिर डिप्रेस्ड, और उसके बाद एक्सकैवेटेड। फ्लैट डिप्रेस्ड को भी 3 पार्ट में बांट दो, अपना एलिवेटेड, फ्लैट और डिप्रेस्ड। ठीक है, एडवांस वाले में वही एक्सोफिटिक को ही अपन लोग पॉलीपॉइड बोलते हैं। तो पॉलीपॉइड, फंजिएटिंग, अल्सरेटिव, छोटे छोटे नाम याद कर लो। मेन याद क्या करना है अपने को, इनफिल्ट्रेटिव, जिसके कारण क्या हो जा रहा है बेसिकली सिरस कार्सिनोमा, क्योंकि फाइबर्स बहुत बन रहा है। तो उसी कंडीशन के जो अपना अपना जो डिस्प्लेसिया बहुत हो गया तो स्टमक में बहुत सारा फाइबर्स दिख रहा है, तो उस कंडीशन को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, लिनिटिस प्लास्टिका, सिंपल। और अपना क्या है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका दूसरा नाम होता है लॉरेंट क्लासिफिकेशन। तो अगर अपने सेल्स इंटेस्टाइनल दिख रहे हैं तो इंटेस्टाइनल टाइप, और वो फैले हुए दिख रहे हैं तो डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टाइनल टाइप में लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन दोनों दिख रहा है, जबकि डिफ्यूज में सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ फंक्शन है, सिर्फ लॉस के काम है। तो इसमें लॉस किसका हो रहा है, APC का, गेन किसका हो रहा है अपना बीटा कैंटेनिन का, और इसमें CDH1 जीन का अपना लॉस हो रहा है। लॉरेंट क्लासिफिकेशन अच्छे से समझेंगे तो क्या हो गया, ये बेसिकली एवरेज एज मेल और फीमेल और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को देखे तो ये सब इसको फेवर कर दो इंटेस्टाइनल में, मतलब 55 साल, 2:1। और फ्रीक्वेंटली मैक्रोस्कोपिक में इसमें पहले 2 पार्ट डाल दो पैटर्न के, और इसमें लास्ट के 2 पार्ट ऑफ एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर। और माइक्रोस्कोपिक में कुछ नहीं याद करना है तो ये याद कर लो कि मेटाप्लेशिया हो रहा है और इसमें सिग्नेटरिंग सेल्स बन रहा है, सिंपल। नहीं तो यहाँ वाला भी डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। चलो ये कंप्लीट हो गया। और स्प्रेड तो मैंने बता दिया कैसे, वर्ल्ड से याद कर लेना कि वर्ल्ड वर्ल्ड टॉय से ट्रोजियर साइन, फिर उसके बाद वर्ल्ड में कौन सा कंट्री, आयरलैंड, तो आयरिस लिम्फ नोड जो कि लेफ्ट एक्सिलेंट लिम्फ नोड है। और उसमें कौन रहती है, सिस्टर, तो सिस्टर जोड़ी में मैरी जोसेफ नोड्यूल, सिंपल। समझ में। ट्रांसिलोमिक तो कुरकनबर्ग ट्यूमर करा रहा होगा। और अपना साइड तो यहाँ वाला पार्ट सबसे ज़्यादा कॉमन होगा, और यहाँ पे अपना तो क्लिनिकल फीचर्स आसानी है। एक एच पाइलोरी एसोसिएशन देख लो कि देखो एच पाइलोरी बहुत बार होगा ना तो ये म्यूकोसा को इन्फ्लेम करा रहा होगा, तो इन्फ्लेमेशन के चक्कर में वहाँ जो एसिड प्रोडक्शन होगा वो घट रहा होगा, तो हाइपोक्लोराइडिया हुआ। अब एसिड कम हुआ तो और बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब क्या फेवर्स बैक्टीरियल ग्रोथ, और बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ तो वहाँ पे और वो इन्फ्लेमेशन कराएंगे फर्दर, और इन्फ्लेमेशन कराने के एट्रोफी हुआ, मेटाप्लेसी हुआ, नेट वहाँ पे कार्सिनोमा का कैंसर। ये याद नहीं करना है, सुनने के लिए था। चलो ठीक।